हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल पॉइंट एजुकेशन में। और आज हम बात करेंगे फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, क्लास 11th। देखिए, क्लास 11th में सबसे पहले मैंने जो भी चैप्टर हैं आपके फिजिक्स में वो पूरी विषय सूची डाल दी है, जिसमें आप देख रहे हैं कि भौतिक जगत पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, दूसरा मात्रक और मापन, तीसरा सरल रेखा में गति, चौथा समतल में गति, गति के नियम, नेक्स्ट आपका कार्य, ऊर्जा और शक्ति, कणों की निकाय तथा घूर्णी गति, नेक्स्ट गुरुत्वाकर्षण, ठोसों के यांत्रिक गुण, तरलों की यांत्रिकी गुण, द्रव्य के तापीय गुण, ऊष्मागतिकी, अणुगति सिद्धांत, दोलन तरंगे। ये आपके 15 चैप्टर हैं जो कि आपके पूरे 11th क्लास में हैं, जो आपके पढ़ने हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा एक जगह पे। और आज हम जो आपका पहला चैप्टर है उस पे बात करेंगे, फिजिकल वर्ल्ड। देखिए, भौतिक विज्ञान में सबसे पहला चैप्टर 11th में है भौतिक जगत। भौतिक जगत में सबसे पहला चैप्टर आपका है विज्ञान। देखिए, विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है और हमेशा पढ़ते चले जाओ। विज्ञान किसे कहते हैं? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे चारों ओर की घटनाओं का सुव्यवस्थित अध्ययन विज्ञान कहलाता है। ये आप देख रहे हैं, ये तो हमारे चारों ओर की घटनाओं का जो सुव्यवस्थित अध्ययन है विज्ञान कहलाता है। या यूँ कहें, किसी तत्व का, किसी घटना का क्रमबद्ध तरीके से जो अध्ययन किया जाता है उसे हम विज्ञान कहते हैं। हमारे चारों तरफ अनेक घटनाएं घटती हैं, उनका जो अध्ययन एक सिस्टमेटिकल तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से जो किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है भौतिकी। भौतिकी मतलब फिजिक्स। फिजिक्स किसे कहते हैं? भौतिक किसे कहते हैं? देखिए, एक बात बताना रह गया था। विज्ञान जो है, विज्ञान जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो अंग्रेजी भाषा के साइंस, विज्ञान को साइंस कहते हैं इंग्लिश में। तो जो साइंस है वो लैटिन भाषा में एक शब्द है सिंटिया। सिंटिया से बना है और जिसका अर्थ होता है जानना। और जानने को ही क्या कहते हैं? जानने की जिज्ञासा। किसी चीज़ के जानने की जिज्ञासा ही विज्ञान कहलाती है। किसी जानने की क्रमबद्ध तरीके, क्रमबद्ध जिज्ञासा, क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। अब हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान, भौतिकी, फिजिक्स किसे कहते हैं? देखिए, फिजिक्स के बारे में आपको बताएं। फिजिक्स को हिंदी में भौतिक कहते हैं। भौतिक जो है संस्कृत भाषा के शब्द भौतिक से हुई है। तो भौतिक है वो हिंदी का शब्द नहीं है, वो संस्कृत भाषा का शब्द है जिससे हुई है, जिसका अर्थ होता है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये प्राकृतिक। जिसका अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक। ठीक इसी प्रकार इंग्लिश में भौतिक को फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स शब्द की जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूजिस से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है प्रकृति। आपने जैसा कि ऊपर देखा कि भौतिक शब्द जो संस्कृत भाषा का था, जिसका अर्थ था प्राकृतिक, ग्रीक भाषा में जो लिया गया और जिसका अर्थ क्या था? प्रकृति। तो दोनों का, इसीलिए भौतिक को क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। अब भौतिक की डेफिनेशन क्या होगी? फिजिक्स की डेफिनेशन क्या होगी? तो विज्ञान की, नीचे आप देख रहे हैं जो येलो कलर से राइट किया गया है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। या यूँ कहें, वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है?
भौतिक कहलाता है या भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान की मुख्य शाखाएं, भौतिक विज्ञान की मुख्य शाखाएं कितनी होती है? 2 होती है। पहला क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स को उच्च सम्मत भौतिकी भी कहते हैं। क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है? देखिए, यांत्रिकी है, वैद्युत गतिकी है, प्रकाशिकी है और ऊष्मागतिकी आदि विषय इसके अंतर्गत क्या है? शामिल है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, या प्रकाशिकी, वैद्युत गतिकी, यांत्रिकी, ये सारी चीजें आपको दिखाई गई जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो ये सारे विषय किसके अंतर्गत शामिल है? ये सारे जो है, ये जितने भी विषय हैं आपके, वैद्युत गतिकी हो, ऊष्मा गतिकी हो, यांत्रिकी हो, प्रकाशिकी हो, ये सब आपके जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? ये आपके क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं, बात करेंगे आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है? देखिए बात अगर मॉडर्न फिजिक्स की करें, आधुनिक भौतिकी की करें, तो इसके अंतर्गत जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र की परिघटनाएं, जैसे परमाणुीय, आणविक, नाभिकीय परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स आदि विषय शामिल है। जो क्वांटम मैकेनिक्स है आपका, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स आदि, ये जितने भी हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? इन सभी का जो अध्ययन होता है वो मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत किया जाता है। तो आपने क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, तो फिजिक्स की जो शाखाएं समझ में आ गया, 2 शाखाएं होती हैं, पहला क्लासिकल, दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी ये बता दिया गया आपको। मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत क्या क्या आता है ये आपको सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र, मतलब जो फिजिक्स है आपका, उसका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया क्या है? किन किन एरियाज में वर्क करता है? तो बात करें भौतिक विज्ञान की कार्य क्षेत्र की, तो देखिए भौतिक विज्ञान का जो है, इसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऊर्जा आदि भौतिक राशियों के परमाणु के विशाल परिसर का अध्ययन किया जाता है। देखिए इसके अंतर्गत बहुत विशाल, बहुत सूक्ष्म दोनों का अध्ययन किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि, इनका जो अध्ययन है उसके अंतर्गत 10 टू पावर माइनस कितना, 10 की घात -14 मीटर या इससे कम तक के इनकी कहना चाहिए, इनका अध्ययन किया जाता है। विस्तार की बात करें, इनसे भी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी सूक्ष्म जो है, इनसे भी सूक्ष्म परिघटनाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अब अगला आपका है ब्रह्मांड के विस्तार। अब इसमें ब्रह्मांड के विस्तार से तात्पर्य क्या है? ब्रह्मांड के विस्तार से तात्पर्य है कि इनकी दूरी का पता लगाना, कितनी दूरी तक का हम लगा सकते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये ब्रह्मांड के विस्तार 10 टू पावर 26 मीटर, इसके अंतर्गत हम इतनी लंबाई तक का पता लगा सकते हैं। तो ये विशाल परिसर हो गया। ठीक है नहीं। द्रव्यमानों का परिसर, समय पैमाने का परिसर, कहने का मतलब इसमें सूक्ष्म हो, लंबाई हो, द्रव्यमान हो, समय हो, ऊर्जा हो आदि, ये सब इसके क्या है? ये क्राइटेरिया है इसके फिजिक्स की क्राइटेरिया। मुख्य रूप से क्राइटेरिया आपने, मैं समझ रहा हूँ क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले आपका जो चैप्टर है उसमें मापक तथा मापन आपका 9th में है, पहले था, आप कह नहीं सकते। इसमें फिजिक्स में जो आपने पढ़ा होगा मूल राशि। देखिए मूल राशि भौतिक विज्ञान की जो सबसे स्टार्टिंग मूल राशि है, उसके अंतर्गत आपकी जो मूल राशियाँ आती थी 7, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप और विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, केंडला, ये सब पदार्थ की आणविक मात्रा, ये जो भी आता था, ये सबका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? विज्ञान के अंतर्गत, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है।
तो ये इसके क्या है, ये इसके कार्य क्षेत्र है, क्राइटेरिया है। आप समझ में आ गया क्राइटेरिया कहाँ कहाँ तक फिजिक्स कार्य करता है। तो फिजिक्स मुख्य रूप से लंबाई, द्रव्यमान, समय और ऊर्जा आदि राशियों के परमाणु की सूक्ष्म और विशाल परिसरों का अध्ययन, सूक्ष्म और विशाल परिसर का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आता है भौतिक विज्ञान की उत्तेजना। देखिए भौतिक विज्ञान की उत्तेजना से क्या तात्पर्य है? भौतिक विज्ञान की उत्तेजना से तात्पर्य जो हमारे आसपास होने वाली घटनाएं हैं या किसी रहस्य को समझना या नए प्रयोगों के माध्यम से नए चीज का निर्माण करना, नए नियमों का सत्यापन करना, नई मशीनों का बनाना, फिर उनका उपयोग करना, नई युक्तियों का निर्माण करना आदि, इन चीज़ों को क्या कहते हैं? ये सब भौतिक विज्ञान में उत्तेजना, ये सब उत्तेजनापूर्ण होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये माइक्रोवेव है आपका, माइक्रोस्केप है। ये माइक्रोस्केप में आप देखेंगे कि ये क्या, अब इससे क्या हुआ, इससे हम बहुत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कर सकते हैं, उनके बारे में देख सकते हैं क्या कैसा हो रहा है। ये आप देखिए नेचुरलिटी है आपकी, ये आप देख रहे हैं इसमें क्या है, इससे हम, ये ओवन है आपका, इसमें किसी वस्तु को रखने से गर्म हो जाती है। तो इससे क्या, इसके हमारे अंदर एक जिज्ञासा पनपती है कुछ करने की, कुछ नया और खोजने की। तो ये सब क्या है, ये भौतिक विज्ञान में उत्तेजनापूर्ण है। ठीक है नहीं। देखिए भौतिक विज्ञान का अन्य विज्ञानों से संबंध, देखिए भौतिक विज्ञान का अन्य विज्ञानों से संबंध है वो क्या है। देखिए सबसे पहला आपका था भौतिक विज्ञान में रसायन विज्ञान में संबंध। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में बहुत गहरा संबंध है। देखिए परमाणु की संरचना, इधर आप देख रहे हैं परमाणु की संरचना, रेडियो एक्टिविटी, एक्स किरणों का विवर्तन आदि, ये किसका तालमेल, ये दोनों ही जो है इनकी जो परमाणु की संरचना, रेडियो एक्टिव, एक्स किरणों का विवर्तन, ये जो संभव हुआ ये केवल भौतिक विज्ञान से, केवल रासायनिक विज्ञान से नहीं हुआ, ये भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान दोनों से हुआ था। ठीक है नहीं। नेक्स्ट भौतिक विज्ञान में जीव विज्ञान में संबंध, इसी तरह से भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, रेडियो समस्थानिकों का प्रयोग जिनका यूज कैंसर में किया जाता है, तो इनका ये किसके लिए, ये दोनों के कारण संभव हुआ, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। इसी तरह से भौतिक विज्ञान व खगोल शास्त्र में संबंध, खगोल शास्त्र खगोलीय दूरदर्शी और रेडियो दूरदर्शी, ये दोनों दूरी मापने के कार्य करते हैं, पता लगाने का कार्य करते हैं, बहुत सारी हमारी प्राकृतिक घटनाओं को के बारे में जानने का कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये कहने का मतलब ये कि इनमें हमारा बहुत ज़्यादा भौतिक विज्ञान का इनके साथ भी बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है। जो नेक्स्ट आपका आता है भौतिक विज्ञान व गणित विज्ञान में संबंध। देखिए भौतिक और गणित का तो आप पता ही है कि गणित के सूत्र भौतिक के सिद्धांतों के विकास में बहुत अधिक प्रयोग हुए हैं, उनका बहुत अधिक महत्व भी है। ठीक है, तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान में संबंध, भौतिक विज्ञान जीव विज्ञान में संबंध, भौतिक विज्ञान खगोल शास्त्र में संबंध, भौतिक विज्ञान व गणित में विज्ञान में संबंध। तो आपको बता दें कि यहाँ से कन्फर्म हो गया है कि भौतिक विज्ञान का तमाम विज्ञानों के साथ बहुत गहरा संबंध है, और भौतिक विज्ञान के बिना अगर यूँ कहें कि प्रत्येक विज्ञान अधूरा है तो ये कहना कोई गलत नहीं होगा। ठीक है नहीं। अगला आता है भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज, ये तीन चीजें हैं। देखिए इन तीनों से भौतिकी का, प्रौद्योगिकी का, हर किसी का ये है, और समाज ये है, तीनों चीजें। देखिए प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, देखिए जो भौतिक के नियम हैं उनके प्रयोगों के द्वारा जो भौतिक जीवन का स्तर है उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जो मशीनें, युक्तियां, नए नए तरीके, इनका जो प्रयोग किया जाता है, इनका जो निर्माण किया जाता है, वही प्रौद्योगिकी कहलाता है। वो क्या कहलाता है, प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैसे संचार के साधन में आप देख रहे हैं कि रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन आदि वैद्युत चुंबकीय तरंगों का, ये जितने हैं, रेडियो है, टेलीफोन, टेलीविजन, ये सब वैद्युत चुंबकीय तरंगों पर आधारित है। और इनसे हमें क्या हुआ, रेडियो से हम
घर बैठे गाने सुन सकते हैं, घर बैठे दूर देशों में हो रही घटनाओं का पता लगा सकते हैं ऑडियो के माध्यम से। टेलीफोन से हम दूर बैठे लोगों से हालचाल ले सकते हैं। टेलीविज़न से हम दूर अपने से दूर जो घटनाएं घट रही हैं उनका लाइव देख सकते हैं। ठीक है नहीं। अगला आता है विद्युत जनन। विद्युत जनन का क्या आता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये आधारित है, उसी के बेस पर ये वर्क करता है। नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। जेट विमान तथा रॉकेट ये किसके नियम पर वर्क करता है? ये न्यूटन की गति के द्वितीय और तृतीय नियम पर वर्क करता है। देखिए मोबाइल फ़ोन व संगणक का मतलब समझते हैं कैलकुलेटर। तो मोबाइल फ़ोन का यूज़ तो आप इस समय जो वर्तमान में चल रहा है बहुत ही चरम सीमा पे है, और इसका देखिए प्रयोग बहुत महत्व रखता है। इस समय आप देख रहे हैं जैसा कि इस समय इस विश्व में चल रही वैश्विक महामारी के दौरान आप घर बैठकर ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हो पा रहा है। ठीक है नहीं। तो ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। जो किस स्पेस पे किस सिद्धांत पे कार्य करता है? जो आपका इलेक्ट्रॉनिकी के सिद्धांत पर वर्क करता है। देखिए अगला एक्स किरणें, परावैगनी किरणें तथा अवरक्त किरणों का उपयोग। इन सभी किरणों का यूज जो हुआ किस क्षेत्र में किया जाता है? इन सभी का यूज आप देख रहे हैं चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है। अब भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज में एक और टॉपिक, विभिन्न इंजन जो होते हैं, जितने भी इंजन हैं वो किस नियम पर वर्क करते हैं? आप देख रहे हैं किस नियम पर वर्क करते हैं? आप ऊष्मागतिकी के नियम पर आधारित है। ठीक है नहीं। तो मैं समझ रहा हूँ आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, और इस टाइप से मैं बता रहा हूँ कि आप आराम से बैठ के इसे नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है नहीं। नेक्स्ट, संसार के विभिन्न देशों के कुछ भौतिक विदों के प्रमुख योगदान। देखिए भौतिक विदों का जो प्रमुख योगदान है, प्रकृति के मूल बल। प्रकृति में मूल बल 4 है। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा ध्रुवनाभिकीय बल और चौथा ध्रुवनाभिकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल आप जानते हैं, दो पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हमने पिछले पढ़ चुका है। उसका जो फार्मूला है F = G m1/m2/r², ये फार्मूला है गुरुत्वाकर्षण बल का। ठीक है जी। जहाँ G जो होता है वो सार्वत्रिक नियतांक होता है। इसी तरह से विद्युत चुंबकीय बल, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। इसे F = K Q1 × Q2/r², जहाँ K क्या आपका नियतांक है। ठीक है नी। ये आपके हो गए प्रबल नाभिकीय बल और क्या गया दुर्बल नाभिकीय। देखिए प्रबल नाभिकीय बल किससे कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल का होता है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को बांध रखता है। ठीक है नी। जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को प्रबलता के साथ, मजबूती के साथ बांधे रखता है, उसे प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। जो कम बल फोर्स मतलब या यूँ कहें जो कम फोर्स के साथ बांधे रखता है, उसे क्या कहते हैं? उसे दुर्बल कहते हैं, उसे दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है नहीं। तो ये आपके ये प्रकृति के मूल बल हैं, वो मूल रूप से 4 हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए बल के ये प्रबलता और ये सब। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का नाम गुरुत्वाकर्षण बल। अपेक्षित प्रबलता कितनी होती है? 10⁻³ होती है। इसकी परास अनंत होती है। इसके बीच लगता है विश्व में सभी पिंडों पर लगता है। देखिए पृथ्वी पर जितने वर्ल्ड में जो भी वस्तु उस पर ये बल लगता है। दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, इसकी प्रबलता होती है 10⁻⁻²। परास की बहुत कम होती है। मुख्य रूप से किन के बीच लगता है? ये मूल कणों के बीच लगता है। प्रबल नाभिकीय बल 10⁻²। परास अनंत होती है। इसके बीच लगता है आवेशित कणों के बीच लगता है। अगला दुर्बल नाभिकीय बल, इसकी प्रबलता 1 होती है। परास लघु होती है, ये न्यूक्लियनों के बीच लगता है। ठीक है नहीं। अगला एकीकरण तथा न्यूनीकरण। देखिए एकीकरण किससे कहते हैं? विभिन्न, ये आप देख रहे हैं, विभिन्न भौतिक परिघटनाओं की व्याख्या कुछ संकल्पनाओं एवं नियमों के द्वारा करने का प्रयास एकीकरण कहता है। मतलब बहुत सारी जो भौतिक घटनाएं हैं उनकी जो व्याख्या होती है वो कुछ निश्चित संकल्पनाओं नियमों के आधार पर दी जाती है या उनके द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। इसी क्या कहते हैं? एकीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण, पृथ्वी पर सेब का गिरना। पृथ्वी के परता
चंद्रमा की परिक्रमा आदि घटनाओं की व्याख्या जो है वो किस बेस पे की जाती है? ये न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर ही की जाती है। तो मतलब बहुत अधिक, एक से अधिक विभिन्न घटनाओं का एक ही संकल्पना या एक ही नियम या एक ही सिद्धांत पे अगर वो आधारित है, अगर उन्हें प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, समझाने का प्रयास किया गया, तो वो घटना क्या कहलाएगा? एकीकरण। क्या कहलाएगा? एकीकरण। अगला आता है न्यूनीकरण। किसी अपेक्षाकृत बड़े अधिक जटिल निकाय के गुणों को उसके अवयवी, ये देखिए, उसके अवयवी सरल भागों की पारस्परिक क्रियाओं तथा गुणों से व्युत्पन्न करना न्यूनीकरण कहलाता है। मतलब अपेक्षाकृत बड़े अधिक जटिल निकाय के गुणों को उसके अवयवी सरल भागों की पारस्परिक क्रियाओं तथा गुणों से व्युत्पन्न करना न्यूनीकरण कहलाता है। ठीक है, तो एकीकरण और न्यूनीकरण हो गया। अगला आता है संरक्षित राशियां। ऐसी भौतिक राशियां जो अचर रहती हैं संरक्षित राशियां कहलाती है। एक बार फिर, संरक्षित राशियां किसे कहते हैं? देखिए, ऐसी भौतिक राशियां जो प्रकृति में अचर रहती है वो क्या कहलाती है? संरक्षित राशियां कहलाती है। अगला संरक्षण नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम, संवेग संरक्षण नियम, आवेश संरक्षण का नियम और ऊर्जा द्रव्यमान संरक्षण नियम। तो ये देखिए आपके नियम हैं और इन नियमों को वैसे तो आप जानते ही हो, फिर भी हम बता देते। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, मैं जानता हूँ किससे कहते हैं। देखिए कि जिसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण। या यूं कहें, किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान ना तो पैदा होता है और ना ही नष्ट होता है, उसी क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण नियम कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण नियम, ठीक इसी तरह से अगला ये ऊर्जा संरक्षण नियम है भाई, वो भी यही, ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती है, ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है, बदली जा सकती है। अगला आता है आपका संवेग संरक्षण नियम। ये भी देखिए आपको बता दें, संवेग संरक्षण नियम, यदि किसी पृथक निकाय पर भारी बल ना लगे तो निकाय का कुल संवेग हमेशा क्या रहता है?